Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover socialism chapter के notes और बहुत सारे उसके चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पूरा कंसेप्ट था बच्चा, दैट वाज समथिंग जब लोगों को फ्रांस में चेंज चाहिए था एंड दे डिड नॉट लाइक द मोनार्की वाला रूल ऑफ राजा लुई 16 एंड दे फॉट अगेंस्ट इट और उनको फ्रीडम में मिल गया, डायरेक्टरी आया, नेशनल असेंबली आया, कॉन्वेंशन आया, रोबोस्फेयर आया एंड बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच होके चलते रहती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल रियलाइज कि अब उनको फ्रीडम चाहिए रहेगा, अब उनको थोड़ा आजादी चाहिए रहेगा, राइट? ये चीजें तो उन्होंने एक बेसिकली देख ली थी, इतनी चीजें उन्होंने समझ ली थी। बट क्या ये जो सोशलिज्म है ये यूरोप में कैसे आया, क्या ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये कैसे आया, क्या है, आज हम वो पूरा समझेंगे। देखो, सोशलिज्म यूरोप में तो नहीं वायरल हो पाया। सोशलिज्म एक कंसेप्ट था जो कि डेमोक्रेसी से डेफिनेटली बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ये पूरे फ्रांस में और सर्टेनली बहुत सारे पार्ट्स ऑफ यूरोप में तो वायरल नहीं हो पाया। बट ये थोड़ा दूर जाके विच वाज रशिया, वहां पर काफी ज्यादा वायरल हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो लोग रशिया में रहते थे उनको जो उनका काम करने का तरीका था, एक ऐसे वैसे काम करते थे कि जो भी इंसान होता था, जो कैपिटलिस्ट था, वो ज्यादा पैसा कमा रहा था, वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता था, पेजेंट को कुछ नहीं मिलता था। तो जब ये जो कंसेप्ट सोशलिज्म का था, जो किसी फिलोसफर्स ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, जब ये रशिया में पहुंचा तो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सोशलिज्म? एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहां पर सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए एज पर दी नीड। लेकिन ये इतना ज्यादा बहुत सारे मेजर पार्ट ऑफ यूरोप में तो वायरल नहीं हो पाया, लेकिन लोगों ने ट्राई बहुत किया, सर्टेन सेक्शंस में ये फॉलो हुआ। बट डेमोक्रेसी ज्यादा जो है वायरल हुआ और बहुत इंडिया में भी सोशलिज्म वर्ड जो है, सोशलिस्ट वर्ड जो है, दैट इज है। बट इंडिया में भी यार डेमोक्रेटिक देश है, आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हो, नोबडी विल कम एंड आस्क क्योंकि इतना पैसा हमें वापस दे दो, राइट? सो दैट वाज समथिंग जो आज हम इस क्लास में पूरा जो है शुरू करेंगे। बट थोड़ी थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को, बस छोटी छोटी सी चीजें जो है वो बताते हुए आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और मैं आपको सब कुछ बताते जाऊंगी। देखो, आप पूरे हम लोग ये पूरा देखो, आप अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा नोट्स है एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी सारे पूरे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर बताऊंगी एंड वील स्टार्ट द चैप्टर। जब हम सोशल चेंज की बात करेंगे, आपको पता है कि मैम हम प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ के आए थे कि पूरे के पूरे 18th सेंचुरी में लुईस 16 को हराने के बाद फ्रेंच में जो हुआ था, लोगों ने उसको इंस्पिरेशन के तौर पर लिया, लोग इंस्पायर हुए और अपनी लेगेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ये सारी फटर्निटी, जस्टिस, ये जो लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे बीच में उसको छोड़ के गया। और बच्चा जो हमारे बीच में छोड़ के गया तो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन था, गवर्नमेंट कैसे काम करनी चाहिए, गवर्नमेंट का कौन कौन सा स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, एंड इवेंचुअली अब लोग अपनी खुद से कुछ ना कुछ चीजें निकाल के लेके आएंगे। कुछ को लगेगा कि नहीं नहीं, मोनार्की इज ग्रेट, ओनली मोनार्की में थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें चीजें देखनी चाहिए रहेंगी। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी तो पीपल वर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जो हम अभी पढ़ेंगे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया दी इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आज भी एप्लीकेबल है। यस, आज भी हम लोग इसको मानते हैं, लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग। राजा राम मोहन रॉय दरेजियो इंडिया में बहुत ज्यादा इसी रेवोल्यूशन को लेके, इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेके सिग्निफिकेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस करते हैं। इंडिया की पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ सब बहुत भयंकर रूप से चेंज हो जाती है जब फ्रांस से सारे लोग इंस्पायर होके आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो दिस वाज समथिंग। ठीक है, दिस वॉज समथिंग विच वॉज हैपनिंग। देन यू विल सी 3 मेन ग्रुप सोसाइटी में बच्चा यहाँ पर थे। वन वॉज लिबरल। ठीक है, लिबरल्स क्या थे? ये चेंज चाहते थे और ये सभी रिलीजन को टॉलरेट भी करते थे। ये बिलीव करते थे लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करना, और ये बोलते थे कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। लिबरल्स हाउएवर डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल 18+ लोग, हर लोग वोट दे पाए, ये जरूर नहीं बोलते थे, लेकिन बोलते थे मैन और प्रॉपर्टी वाले लोग जो है यहाँ पर वोट देने वाले थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर सीधा आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिबरल्स।
सीधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है एंड यू विल गेट जो भी इतने मार्क्स का, अगर 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का तो 2 पॉइंट्स लिख देना ऊपर वाले, 3 मार्क्स का है तो एज इट इज लिख देना। एग्जैक्टली एनसीईआरटी से है, कोई मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है। तीसरा जो ग्रुप था जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, रेडिकल्स। रेडिकल्स थोड़े से अच्छे लोग थे, मुझे अगर मैं होती इस टाइम पे तो आई वुड हैव बीन अ रेडिकल 100%। रेडिकल लोग चाहते थे मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लोगों की चॉइस से बने, वॉट एवर गवर्नमेंट इज कमिंग, वॉट एवर द 90% ऑफ द पीपल सेज वही होना चाहिए, वॉट एवर द मेजोरिटी सेज। अब मेजोरिटी तो कितने भी हो सकती है, 100 में से बच्चा 33 से ज्यादा मेजोरिटी हो जाती है, राइट। सो वॉट एवर मेजोरिटी वॉन्ट्स टू से, यहाँ पर रेडिकल्स को उसी हिसाब से चलने वाले थे। बहुत सारे रेडिकल्स विमेन को भी और उनकी वोटिंग राइट्स को भी सपोर्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिबरल्स नहीं कर रहे थे। दे अपोज द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और ये भी बोलते थे कि जो लोग दूसरों के पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। और दे वर नॉट अगेंस्ट द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन फ्यू हैंड्स ऑफ फ्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी चलेगा, कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचना कि सारी प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के हाथ में, सबके पास अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। पर हर किसी एक इंसान के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा ग्रुप था वो था कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव बच्चा वो लोग थे जो किसी के भी विचारों से मैच नहीं खाते थे, दे जस्ट डोंट नॉट वांटेड चेंज, कि एकदम से सोसाइटी चेंज हो रहा है। इनको अभी भी लगता था कि नहीं यार, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, जो भी प्रिविलेजेस नोबिलिटी और वेल्दी क्लास एंजॉय कर रही है, वो थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे, बट स्लोली स्लोली, एकदम तो हमने इसे चेंज नहीं कर पाएंगे ना, एकदम से तो हमारे लिए भी ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। द कंजर्वेटिव बिलीव दैट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड चेंजेस इन सोसाइटी शुड बी मेड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे 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 चेंजेस होने चाहिए। सो जल्दी से मुझे बताओ यहां तक आप लोगों को ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर सारी चीजें लिखी होंगी, सारी चीजें डेफिनेटली यू मस्ट हैव सीन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है पूरे के पूरे कहां पर, पूरे के पूरे इंग्लैंड में, वी ऑल नो दैट। और उससे रेवोल्यूशन आने के वजह से बच्चा क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स में भी ये जो रेवोल्यूशन है बढ़ता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, बिकॉज कोई भी रेवोल्यूशन अगर इंडस्ट्रीज में आएगा तो उसको वर्कर्स ही तो लेके आएंगे। अब रेवोल्यूशन मतलब होता है बहुत भयंकर सा चेंज, जिसमें सारी दुनिया की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अब रिच ही रिच हो रहे थे, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ द वर्कर्स। इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, विल अंडरस्टैंड जब हम क्लास 10 में चैप्टर पढ़ेंगे। वर्कर्स वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, एक्सट्रीमली कम पैसा, बहुत ही बेकार हाउसिंग, सैनिटेशन और कुछ फैसिलिटीज नहीं देने को मिलती थी, और इवन अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, बिकॉज फैक्ट्रीज खुल गई थी, बाकी सारे काम बंद हो गए थे। अगर किसी को फैक्ट्री में काम मिल जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में बच्चा काम करना पड़ता था। अब ऐसे सिचुएशन में जो है, जब पूरे लोग परेशान है, सोशलिज्म आ जाएगा, एक ऐसा कंसेप्ट जो काफी ज्यादा लोगों को बहुत पसंद आएगा कि यार हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन भी चाहिए रहेगा। सो फैक्ट्री जो थे, जो सोशलिस्ट थे बच्चा, जो फैक्ट्री ओनर्स अर्न प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्कर, दैट वाज बीइंग पुट इन बाय वर्कर्स। और फैक्ट्री वर्कर्स कुछ मतलब ओनर कुछ नहीं करता था, और ना वर्कर के वेलफेयर के लिए सारा काम वर्कर्स करते थे, सारा पैसा जो है ओनर उनके वजह से कमा रहा, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। सो हेंस बच्चा, जैसे कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स वर सम नोन सोशलिस्ट, जो प्रॉफिट अर्न है वो फैक्ट्री ओनर्स के बजाय वर्कर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी तो मिलना चाहिए। और मार्क्स तो बोलता है कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये सोसाइटी के होने चाहिए, और सोसाइटी में लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कितना डिजर्व करता है, और उस ऐसे सोसाइटी को मार्क्स ने कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला। धीरे धीरे सारी चीजें, ये आइडियाज बहुत ज्यादा बढ़ते गए, इसके लिए सेकेंड इंटरनेशनल भी बनाया सोशलिस्ट ने, ताकि वो अपने आइडियाज पूरी दुनिया को बता सके। जर्मनी में जब ये बात पहुंची तो जर्मनी ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। जब ये बात आपके फ्रांस में पहुंची तो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और जब ये बात ब्रिटेन में पहुंची तो उन्होंने लेबर पार्टी बनाई। ये सब लोग सोशलिस्ट आइडियाज को सपोर्ट कर रहे थे। एंड हाउएवर बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी वायरल नहीं हो पा रहा था सोशलिज्म, सब नहीं समझ पा रहे थे सोशलिज्म को, बट अपेरेंटली हर किसी ने कोशिश करी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। थोड़े से लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया सोशलिज्म को वायरल करने के लिए, दैट वाज रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने एक नई कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई न्यू हार्मोना इंडियाना।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन है रॉबर्ट ओवन, तो ही मेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें बोलते हैं कि लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। लियो ब्लैंक, जिन्होंने बोला कि हमेशा जो डिवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय इट्स मेंबर, जो जितना काम करे उसको उतना पैसा दे देना चाहिए। एंड देन नन अदर देन कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट। ये बोलते थे कि जब तक फैक्ट्री ओनर रहेगा ना, कुछ भी बढ़िया नहीं हो सकता है, हमें फैक्ट्री ओनर वाला सिस्टम ही खत्म करना पड़ेगा। ये जो पूरा कैपिटलिज्म है, एक इंसान जो मालिक है वो सब लोगों से काम करा रहा है, वो हमें खत्म करना पड़ेगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ कैपिटलिज्म एंड हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी। और हमें ओनर को खत्म करना पड़ेगा, हमें ओनर को खत्म करना पड़ेगा। और जो भी फैक्ट्री है, जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, अगर फैक्ट्री में 5 करोड़ रुपीज वो लोग कमा रहे हैं, तो उसको जितने भी लोग उसमें डिवाइड करो इक्वली। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। और फिर आ जाता है रशिया में रशियन रेवोल्यूशन, इसी चीज को लेकर। कंडीशन रशिया में जो है उस टाइम जार निकोलस टू रूल कर रहा था। 85% ऑफ पॉपुलेशन बच्चे एग्रीकल्चर कर रही थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में थी, इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी कहीं कहीं पर, दैट वाज पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इन द लेट इट वाज इन द 1890s दैट मेनी इंडस्ट्रीज बिगैन टू बी सेट अप इन रशिया। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज रशिया में भी आई। समटाइम्स वर्कर्स को 15-15 घंटे काम करना पड़ जाता था, बिकॉज फैक्ट्री कम थी, लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता था, तो उनको पैसा कमाने के लिए, सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए 15-15 घंटे। इमेजिन समबडी वर्किंग 15 आवर्स। डू यू नो हाउ मच आर 15 आवर्स? 15 आवर्स मतलब तुम ये लगा लो कि बाकी सोने के हमारे पास जो है 24 आवर्स का एक पूरा दिन होता है, सो आपके पास 9-10 घंटे तो हम सो जाते हैं मैम, 8-10 9-10 घंटे तो हम आराम से सो जाते हैं, बाकी इस टाइम आप बस काम कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली यू आर वर्किंग। सो वर्कर्स बच्चा बहुत ज्यादा जो है सैड हो जाएंगे। और जो रशिया के जो वर्कर्स थे वो काफी डिफरेंट थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स करी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा, जब भी उनको वर्क कंडीशंस नहीं पसंद आती थी तो वो स्ट्राइक वगैरह कर देते थे। मोस्ट ऑफ द लैंड इन रशिया जो है नोबिलिटी और चर्च की होती थी, तो भी एक दिक्कत थी। रशियन पेशेंट्स के लिए कोई जो रशियन पेशेंट्स है वो नोबिलिटी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो तो चाहते थे कि उनकी जमीन उन्हीं को मिल जाए। तो जब भी जैसे ही आएगा आपका सोशलिज्म, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज एक्चुअली फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी किसकी है, सोशलिस्ट की है। यहाँ पर ये जो पार्टीज है बच्चा, ये भी आपसे पूछे जाएंगी, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। However, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी रशिया में, जब तक ये जार निकोलस नहीं जाएगा तब तक इलीगली ये सारे लोग काम कर रहे थे, और सोशलिज्म के को लेके अपने आप को बच्चा अप्रिशिएट कर रहे थे चीजों को लेके। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में जो है विच स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ पेजेंट्स जो बनाई गई थी, इसने बोला कि सोशल डेमोक्रेट डिफर्ड फ्रॉम सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी on the issue of farmers. The later under Lenin believed that peasants cannot be part of socialist movement, as some peasants were poor, some were rich and some even employed workers on their field. तो बहुत सारे लोग अब ऐसा बोलेंगे कि वर्कर्स ना एक यूनाइटेड नहीं है ना, बहुत सारे पेशेंट्स यूनाइटेड नहीं है। और पेशेंट्स क्योंकि यूनाइटेड नहीं है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ पेशेंट्स पुअर हैं, कुछ रिच है, और कुछ तो दूसरों से काम कराते हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे कि पेशेंट्स नहीं, वर्कर्स मेन फोर्स होना चाहिए रेवोल्यूशन का। अब रेवोल्यूशन ऑफ 1905 देख लो जल्दी से। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटू सा जो है आइडिया आप लोगों को, पूरा एक मैप के माइंड मैप। जार मतलब राजा इन रशिया, ऑटोक्रेट था, सब एंजॉय करा था। लिबरल्स अलॉन्ग विद सोशलिस्ट वर कैंपेनिंग टू मेक रशिया डेमोक्रेटिक स्टेट। 1904 में ब्रेड के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए थे और लोग पैसा भी नहीं कमा पा रहे थे, जिसके वजह से नेक्स्ट कुछ ईयर्स में 1 लाख वर्कर स्ट्राइक पर चले गए, और उन्होंने बोला कि काम इतना कराते हो और बिल्कुल पैसा नहीं देते हो, हम आज धरने पर जा रहे हैं ताकि आप लोग हमारा क्या करो, आप लोग हमारा थोड़ा पैसा बढ़ाओ। ये प्रोसेशन बच्चा जो हुआ था, जिसको सपोर्ट किया था फादर गपोन ने, वो विंटर पैलेस पहुंचते हैं और जार की पुलिस पर अटैक कर देते हैं। एंड इवेंचुअली यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। 100 वर्कर्स बच्चा यहाँ पर जो है किल हो जाते हैं, 3000 लोग वुंडेड हो जाते हैं, और आज इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है, बिकॉज वो संडे का दिन था और उस दिन पूरी की पूरी सड़कों पर खून खराबा हुआ पड़ा था। सो हेंस इट इज नोन एज ब्लडी संडे। तो रशिया में इतना गुस्सा लोगों को आया, और अब आगे आने वाली कहानी में क्या होने वाला है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्लडी संडे मार्क द बिगनिंग ऑफ स्ट्राइक। स्टूडेंट, लॉयर, डॉक्टर सब लोग जो है पहुंच गए, जिनको कुछ भी लिबर्टी नहीं थी, ब्रेड का प्राइस से परेशान है। और जार ने बोला ठीक है, आप लोग गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा मत करो, अभी मैं अपना एक डूमा बनाता हूँ। ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करूंगा। हाउएवर ही ट्राइड टू कंट्रोल द डूमा, बट वो कहीं ना कहीं ये लोगों को शांत करने के लिए बोल तो देता है कि मैं
डूमा बना देता हूँ, सारी चीजें कर देता हूँ, बट बच्चा वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अपने हाथ में ही सारी पावर रखना चाहता था। वो अभी भी लोगों के साथ गेम ही खेल रहा था। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब इसी टाइम पर जब लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कर रहे थे कोशिश, उसी टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है, वी ऑल नो दैट राइट। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक होता है बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ऑन ऑन अनदर साइड फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये लोग जीतते भी हैं, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जीत जाता है। इनिशियली लोग रशिया को सपोर्ट तो करते हैं कि चलो ठीक है हमारे देश के ऊपर बात आई है, पर धीरे धीरे उनको लगता है कि कोई कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर जब है ये सारी चीजें होती हैं तो जार अब डूमा से कुछ नहीं पूछता है, खुद ही अपनी मर्जी से सारी चीजें करने लगता है। उसी के साथ साथ जब ये सारी चीजें हो रही थी, अब यहाँ पर देखो जर्मनी वर्सेस रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक टीम में थे और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक टीम में थे। लेकिन यहाँ पर जो है किस्मत इतनी खराब रशिया के राजा की कि उसने जर्मनी की रानी से शादी करी हुई थी, एंड दैट वाज अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जर्मन ओरिजिन के होने के वजह से और एक बहुत ही पुअर एडवाइजर था मोंग रासपुतीन, ये सारे लोगों को अब लोग हेट करने लगे थे, बिकॉज रासपुतीन ऐसी ऐसी घटिया एडवाइस देता था जिसको लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे, जिसके वजह से ऑटोक्रेसी काफी ज्यादा अनपॉपुलर होते जा रही थी। ऑटोक्रेसी मतलब जो राजा का रूल होता था जिसपे कोई कंट्रोल ना हो बेसिकली। अब जार को लोग पसंद ही नहीं कर रहे थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली रशियन आर्मी बहुत ज्यादा सफर करती है इनिशियली, बहुत ज्यादा जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी इनिशियली जीत रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, एंड दैट इज ऑब्वियस ना बच्चा कि अगर लोग वॉर लड़ते रहेंगे, इतना बड़ा वॉर हो रहा है वर्ल्ड वॉर, सबको लगा था एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, बट इट कंटिन्यूड फॉर 4 years। अब कितना ज्यादा 4 साल तक आप चीजें देखोगे, हर तरफ तबाही मच जाएगी ना। एग्रीकल्चर के लिए है ही नहीं कोई, औरतें बची हुई हैं घर में, वो बच्चे संभाल रही है, काम वाम भी कर रही है थोड़ा बहुत, लोग एग्रीकल्चर तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू, या इंडस्ट्रीज में वो नहीं काम करे, कोई पैसा नहीं होगा। और जैसे जैसे ये हुआ बच्चा, रशियन आर्मी अपने डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत सारी क्रॉप्स एक दूसरे की वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि बहुत बार क्रॉप्स में छुप के यू कैन किल योर दुश्मन, ऐसी चीजें, तो बड़ी बड़ी क्रॉप्स होती थी उनमें छुप के पेनिट्रेट करके लोग आ जाते थे ना पूरा का पूरा। तो उन्होंने बच्चे वो पूरे जमीन से सारी की सारी चीजें जो हैं कब्जा ली और उनको जला दिया ताकि दुश्मन ना आ जाए हमारी फील्ड में। ये सारी चीजें हुई। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट देख लो। इम्पैक्ट क्या था, सप्लाईज ऑफ एसेंशियल्स वर बैडली हिट, ब्रेड और बटर ये सब छोड़ के हथियारों का इस्तेमाल होना, ये सब चल रहा था। एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, and obviously because several people participated in the war, many small shop industries और सब कुछ बंद हो गया। मतलब चारों तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चा यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी ऑप्शन में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट हमने देखा, डिस्ट्रक्शन हुआ, 3 लोग रेफ्यूजी बन के अपने ही देश में रहने लग गए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बच्चा जो है बची कुची थी, उनका सप्लाई बंद हो गया। बहुत सारी जर्मनी ने हड़प ली उनकी जमीन। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ लेबर शॉर्टेज और वर्कर्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स शट डाउन, यानी कि चारों तरफ एक तबाही का माहौल हमें देखने को मिलता है। अब यही सारी चीजें देखते देखते 1905 से 1917 तक का टाइम आ जाता है, और ये था फरवरी 1917। फरवरी 1917 में इतना ज्यादा फूड शॉर्टेज था रशिया में कि वर्किंग क्लास अब बहुत ज्यादा गुस्सा थी, और उन्होंने अब पार्लियामेंट्री में जाके डिसीजन जो था जार का, उसको बोला कि ये डूमा वोमा खत्म करो, अब ये जार हमें नहीं चाहिए, जो जार निकोलस है वी डू नॉट वांट इट, अभी हमें कुछ नया चाहिए। और 22 फरवरी को देयर वाज अ लॉकआउट एट ए फैक्ट्री वर्कर्स, और एक फैक्ट्री में बच्चा लॉकडाउन भी लगा दिया था, जिससे बहुत ज्यादा वर्कर्स जो हैं वो नाराज हो गए थे। उन्होंने बोला कि अब हम प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बहुत सारी फैक्ट्रीज में विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक, दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल विमेन डे एज वेल, है ना। दिस केम टू बी नोन एज, सेम ही लिखा है, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। बट ऑब्वियसली लोग रुकने वाले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थे, तो नोबडी कुड स्टॉप देम। पॉलिटिशियन, वर्कर्स, मिडिल क्लास, सब लोग अपनी अपनी बातें लेके आ जाने लगते हैं, और कैवलरी और सोल्जर्स भी इनको जो है ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज जब राजा बोलते हैं कि इन लोगों पर फायर कर दो तो कैवलरी मना कर देती है, बोलते हैं कि सही तो डिमांड कर रहे हैं ये लोग, काम इतना कराते हो, पैसा नहीं देते हो, बहुत लोग सफर कर रहे हैं, पूरा वॉर में पूरा देश का सत्यानाश कर दिए हो, पूरा वॉर लड़े जा रहे हो, ठीक है। दिस विच लेटर केम टू बी नोन एज द पेट्रोग्राड सोवियत, इसका ये नाम रखेंगे। अब इतनी सारी, उनका जो एक पूरा मिलिट्री एडवाइजर था जार का, उसने बोला कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, अभी तुमको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और जार फिर एब्डिकेट कर देता है थ्रोन, और अब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके सोवियत लीडर्स बनाएंगे। द पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन फाइनली ब्रॉट टू एन एंड बाय रशियन मोनार्की इन फरवरी 1917।
अब फाइनली बच्चा रशियन मोनार्की जार का रूल खत्म हो जाता है जब उसका एक मिलिट्री कमांडर उसको एडवाइस करता है कि नहीं होगा, ये लोग मार डालेंगे, तुम्हें छोड़ दो ये गद्दी। एंड इवेंचुअली जार निकोलस अपनी पावर, अपनी गद्दी छोड़ देता है, और वो दैट हैपेंड ड्यू टू फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, अभी 1905 में ब्लडी संडे वाला इवेंट हुआ तो था। दैट टाइम जार वाज लाइक ठीक है मैं मान लेता हूं आपकी बात है, बट उसने कंप्लीटली वो कुछ भी नहीं करा जो उसने प्रॉमिस किया था। तो पीपल हैड टू रीगेन, दोबारा से उन्हें कुछ करना पड़ा, और उसको करने में बहुत सारा टाइम लगा, एंड दैट वाज फेब्रुअरी। देन पूरी की पूरी जो सारी चीजें थी, अब थोड़ी थोड़ी चीजें हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगी। लेनिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सरकार ने देश से बाहर भेजा हुआ था बिकॉज वो रेवोल्यूशनरी था। लेकिन 1917 में जब दोबारा से सारा जारवार चला गया, सब खत्म हो गया, लेनिन वापस देश में आता है और बोलता है कि ऐसा तो मैं नहीं छोड़ के गया था अपने देश को। 1917 अप्रैल में जब वो रशिया आया, क्योंकि अब इसको कोई तो राजा नहीं उसको जो बाहर भगा दे, और उसने बोला था कि वो अपने देश में देखता है सिचुएशन को और समझता है तीन चीजें, और वो तीन चीजें अपने थीसिस में लिखता है, एंड दीज वर द थ्री डिमांड्स। कौन कौन सी बच्चा? तीन डिमांड्स थी, दैट की वॉर को खत्म कर देना चाहिए, जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम रशिया द कमिटीज ऑफ वर्कर्स वर फॉर्म टू लुक इनटू वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री। सिमिलरली पेजेंट्स ने अपना सोशलिस्ट लीडर, अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जमीन को हम लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सा करके इसको देख सके। आई होप यहां तक आपको पूरी स्टोरी समझ आ रही होगी। देन ऑब्वियसली लेनिन ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है। लेनिन ऑब्वियसली क्या था, एक अपनी पार्टी बनाता है, दैट विल बी नाउ नोन एज बोल्शेविक पार्टी। While the February Revolution led to end of monarchy in Russia, अक्टूबर रेवोल्यूशन होगा जो पूरा सब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अभी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद आई है, अभी लेनिन बोलेगा, लेनिन समझेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे सब कुछ संभाल रही है, फिर वो चेक करेगा सारी चीजें, एंड इवेंचुअली अक्टूबर रेवोल्यूशन में बच्चा क्या होगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन में रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा, जो लोग सच में चाहते थे, क्योंकि उसकी जो तीन डिमांड होंगी ना, वो जो तीन डिमांड थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी भी अमीर अमीर लोगों की बनी हुई थी, बेसिकली कहने की बात यह। बोल्शेविक्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा सप्रेस किया क्योंकि उनकी रेडिकल डिमांड थी। बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड सोवियत के साथ अलायंस बनाया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भगा दिया, है ना, उनको पूरा विंटर पैलेस से। द फियर्ड की गवर्नमेंट अब डिक्टोरियल हो जाएगी। द बोल्शेविक ऑक्यूपाइड पेट्रोग्राड बाय मिडनाइट। बाय दिसंबर दे वर इन कंट्रोल ऑफ मॉस्को एंड पेट्रोग्राड। पूरा का पूरा दिसंबर तक, जो अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया था, अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन शुरू किया था, वो दिसंबर तक आते आते पूरी पावर आपके लेनिन के पास चले जा चुकी थी। पूरा जो है देश में अब आपके सोशलिज्म आने वाला था। बोल्शेविक ने अपना नाम बदल के अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया, बिकॉज वो पूरे रशिया पर अब कंट्रोल कर रहे हैं। बोल्शेविक रशिया में डिक्लेयर करते हैं अपने आप को सोशल प्रॉपर्टी, पेशेंट्स को अब जो है अलाउड होगा, जो भी जमीन उनको चाहिए, उनको लग रहा है कि वो जमीन उनकी, तो कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स भी नेशनलाइज कर दिए रशिया ने बोल्शेविक पार्टी के अंडर, यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में। सिटीज में लार्ज हाउसेस को डिवाइड कर दिया, मतलब जो थीसिस में लिखा था बेसिकली, जो भी वॉट एवर प्रॉमिस दैट लेनिन डिड, उसने वो पूरा किया। लेटर द बोल्शेविक कंडक्टेड इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बिकॉज बच्चा अभी भी मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स वर डोमिनेटेड बाय द रिच पीपल। रिच पीपल अभी भी सारी चीजें बच्चा यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। बोल्शेविक पार्टी ओनली जो है ओनली पार्टी इन रशिया विच कुड कंटेस्ट इलेक्शन, अपने आप को वो करती है, मतलब अब ये डिसमिस कर देती है। लेनिन असेंबली अपने डिस्कस कर देता है कि अरे मैं तो तुम्हारी बातें नहीं मानता, तुम सब गलत हो। और फिर ये अकेली वन पार्टी सिस्टम यहाँ पर आपको नजर बनते हुए नजर आएगा। पुलिस को सेंटेंस, पुलिस जो है उनको पकड़ के जेल में डाल देती थी जो भी बोल्शेविक के खिलाफ बोलता था। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते थे क्योंकि वो सोशलिज्म की बात कर रहे थे, और पीपल वर ऑल्सो डिल्यूजन बाय द पार्टी बिकॉज ऑफ सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय देम। बट कुछ लोग मतलब डाइसी हो रहे थे कि सपोर्ट करें कि नहीं करें, थोड़ा कंफ्यूजिंग माहौल था। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली सिविल वॉर होने ही वाला था कि अब लोग आपस में लड़ेंगे, कि आधे लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करेंगे, आधे लोग नहीं पढ़ेंगे, एंड देन दे विल फाइट। द बोल्शेविक अपराइजिंग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करी सोशलिस्ट, लिबरल्स और नोबिलिटी ने। ऑब्वियसली वो लोग जिंदा तो थे ना, ये बोलने के लिए सारे लोग थोड़े ना सोशलिज्म को मान रहा है। ये सारे लीडर्स बच्चा अपनी एक टीम भी बनाते हैं ताकि हम बोल्शेविक के खिलाफ लड़ सकें, और फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका से हेल्प भी लेते हैं, और ये लोग हेल्प करते भी हैं बिकॉज ये इनके देश में डर रहे थे अगर इनके देश में भी सोशलिज्म आ गया रशिया जैसा तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन आपको आपके रशिया में होते हुए नजर आएगी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट, उन्होंने बहुत ज्यादा, अब दूसरे देश से हेल्प मिल रहा है
ऑब्वियसली ना, अब जो लोग ये सारी चीजें मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, हमारा महल होना चाहिए, हमारा एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, वो लोग अब बोल्शेविक्स को ज्यादा क्या कर रहे थे, पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे थे। ठीक है, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब नॉन बोल्शेविक और बोल्शेविक फाइट कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। एंड दैट इज हाउ, जब दो एक दूसरे के देश में लोग लड़ते हैं, दैट इज सिविल वॉर। बाय 1920 बोल्शेविक कंट्रोल कर लेते हैं फिर भी रशियन एम्पायर। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदिस्ट, जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, दोज हु वांटेड कि हमारे बारे में भी कोई बात करे, बिकॉज ये वाले सेक्शन ऑफ पीपल के बारे में ज्यादा चैप्टर में बात नहीं हुई, तो एज सुन एज बोल्शेविक पार्टी इनके बारे में बात करते हैं तो ये भी सपोर्ट कर देते हैं। Eventually, the mechanism was of centralized planning introduced, 5-year plan were made, and this led to industrial growth. यानी कि at the end of the day, Bolshevik only won the situation. Bolsheviks ने सारी situation को जीत लिया था। स्कूलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा किया, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करी, बहुत सारे क्वार्टर्स, हाउसिंग क्वार्टर वर्कर्स के लिए बोल्शेविक्स ने लगाने शुरू करे, और गवर्नमेंट रिसोर्सेज लिमिटेड थी तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें अनइवनली देखने को मिली। अब इस पूरी कहानी में सारी चीजें अच्छी हो ही रही थी, इसी बीच में लेनिन की डेथ हो जाती है। लेनिन वाज नॉट डूइंग वेल फिजिकली एंड देन ही पास्ड अवे। आफ्टर ही पास्ड अवे एक और इंसान आता है, जब पूरी रशिया में क्राइसिस का सिचुएशन था, लोगों के पास खाने वाने की ज्यादा चीजें नहीं थी, बिकॉज ज्यादा कलेक्टिवाइजेशन, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रखा था, बहुत सारी चीजें थी, बड़े बड़े नोबल्स अपनी जमीन जला देते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे वो अपनी जमीन जला देते थे, क्योंकि उनको अब वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। मान लो कि तुम्हारे घर में 140 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं और तुम्हें पता चल जाए कि ये पैसा मुझे किसी को बांटना पड़ता, तो आपने क्या करा, वो पूरा पैसा जला दिया कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होने दूंगा। एग्जैक्टली इसके वजह से बच्चा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो थी फूड क्रॉप्स की। लेकिन जब लेनिन का सक्सेसर स्टेलिन आया तो उसने देखा कि ये पता है ये जो क्राइसिस हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उन्होंने अपने पास फूड को छुपा के रखा है, और जब महंगाई आ जाएगी तब उसको बेचना चाहते थे, देना चाहते थे। तो रशिया फूड स्टोरेज जो फेस कर रहा था, तो पेशेंट्स अपनी जो भी ग्रेन्स है उनको फिक्स प्राइस जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ था उस पर बेचने से मना कर रहे थे, जिसके वजह से शॉर्टेज हो गया। स्टेलिन को लगा कि अगर ऐसा हुआ ही वो स्ट्रिक्ट मेजर्स करेगा और पार्टी मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारी चीजें करेंगी, और जो रिच पेशेंट्स होते थे बच्चा, जिनको कुल्लक्स कहते थे, इनके घर पर रेड करना शुरू किया, और इनको पता था जो रिच पेशेंट्स हैं वो अपने पास होर्डिंग करके बैठे। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। ठीक है, पार्टी जो स्मॉल होल्डिंग्स थे उनको कलेक्टिव एक बड़ा फार्म बनाना चाहता था। उसको लगा कि ये जो छोटे छोटे डिविजन हो गए ये सब छोड़ो, कलेक्टिवली सारी चीजें करते हैं, यहाँ पे आके सारा सामान डंप करेंगे, फिर उसको देखेंगे अच्छे से और फिर सारी चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ टूल्स पुल टुगेदर द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसको कल्टीवेटर शेयर कर लेंगे। ये जो पेशेंट्स थे, ऐसी पॉलिसी ऑब्वियसली नई लोगों को पसंद आई कि अरे फिर से दोबारा से दिक्कत, सब अपना अपना कर ही रहे ना, अपने हिसाब से करने दो सबको। और जो उसको फॉलो नहीं करता उसको बहुत ज्यादा जो है पनिश भी करता था। स्टेलिन अलाउ ओनली सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशंस, और ये कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने देता था, लेकिन स्टेलिन का प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो गया। ये एक तो जिनको ये जो इसके खिलाफ बोलते थे उनको पनिशमेंट दे देता था, लेबर कैंप्स में उनको डाल देता था, प्रिजन में डाल देता था, मतलब प्रोफेशनल्स को बच्चा वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलने देता था, और बहुत बार तो इनोसेंट लोगों को भी सजा दे देता था। ठीक है, सो दैट वाज ऑल, और ये स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम भी फेल हो गया था। नाउ यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस होल स्टोरी। जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, बिकॉज दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी 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 लेंथी, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। सो दैट वाज मोर लाइक अ क्विक रिवीजन। विद इन दीज 20-25 मिनट्स हम एक क्विक रिवीजन ही कर पाते हैं बच्चा, बिकॉज ये चैप्टर में हमें कम से कम 2-3 घंटे चाहिए कि क्लाइंट को पढ़ने के लिए, राइट। बट नाउ स्टेलिन के बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन बहुत बड़ा डिजास्टर्स फेल होता है, एंड इवेंचुअली रशिया और दुनिया का जो पूरा कंसेप्ट था वो, अब रशिया में सोशलिज्म उतना ज्यादा वायरल हुआ, यस वी अंडरस्टैंड, बट ये सोशलिज्म जो रशिया में है किसी और को नहीं चाहिए था। तो धीरे धीरे आते आते ही रशिया का सोशलिज्म कहीं पीछे छूट जाता है और कोई इसको एज ए इंस्पिरेशन नहीं देखता है। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, जो हम फटाफट थोड़े से हमारा जो सेक्शन है बच्चा उसको करने की ट्राई करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है, what was the slogan of Bolshevik party which brought into power in the Russia, and that was all power to the Soviets। अब इसमें मतलब जार जो था, सॉरी नॉट जार, बट जो बोल्शेविक लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उसने हमेशा बोला था कि सारी पावर, ऑल पावर टू द सोवियत के पास ही होगी, एंड ये जार ऑब्वियसली नहीं होगी, डूमा नहीं होगा और मिडिल क्लास भी नहीं होगा। तो आप ऑड वन आउट करके भी इसको कर सकते थे। कुल्लक्स क्या होते थे बच्चा, वही रिच पेशेंट्स होते थे, वेल टू डू पेशेंट्स होते थे, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, व्हेन डिड जार, रशियन जार निकोलस रिजाइन? सो दैट वाज ऑब्वियसली व्हिच रेवोल्यूशन?
विच रेवोल्यूशन? फेब्रुअरी। एंड फेब्रुअरी के बाद उसने रिजाइन किया था, दैट वाज 2 मार्च 1917। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, तो जल्दी से मुझे बोलो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू अबाउट मार्फा वेसेलेवा। शी वॉज अ ब्रेव मिल वर्कर, she was milling machine operator, she single-handedly organized successful strike, she was a typical Russian housewife. So she was not a typical Russian housewife because वो जो काम करी थी वो typical नहीं है, तो only option number 1, 2 and 3 हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, रशिया क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ करना चाहता था? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे पीस। हाँ सही बात है। सिविल वॉर भी चल रहा था उनके खुद के देश में, सही बात है। रशिया का खुद का मैन पावर अब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था और वो इंपीरियलिज्म के भी अगेंस्ट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म कि दूसरों की जमीन छीन लो, है ना, दूसरों की। तो बच्चा सारे ऑप्शंस एक्चुअली में करेक्ट है। दैट इज हाउ वर्ल्ड वॉर जो है वो बैकअप जो है बैक कर लिया था बहुत सारे देशों ने। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन रशियन नेशनलिस्ट बिफोर हैड इक्वल स्टेटस, they were treated as inferior, they were given equal rights, they were not allowed to participate in their own language and culture. Obviously जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे बच्चों, ऑप्शन नंबर they were treated as inferior, सही बात है, आज ये हम देखते भी हैं बाकी चैप्टर्स में। और they were not allowed to participate, बाकी इक्वल राइट्स नहीं और इक्वल स्टेटस दोनों ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन सबको पता है, कर लोगे आप लोग? स्टेलिन लेके आया था कलेक्टिवाइजेशन, बहुत बढ़िया। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी रशिया की कब बनी थी? 1905 में, बट ऑब्वियसली इससे पहले ये सारी पार्टीज बनाना इलीगल था, बट देवर लाइक कि हम तो इसको इलीगल तरीके से छुप छुपा के सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ी है। ओके, कोई भी कर लेगा इस वाले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रशिया? देयर वर ओनली टू, सेंट पीटर्सबर्ग और जो आपका मॉस्को होता है। ईस्ट लंदन और ग्रीनलैंड आर नॉट इवन पार्ट ऑफ रशिया, तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 जो कि नहीं है, नहीं ढूंढना था आपको। ठीक है, वाई वॉज द ईयर 1904 बैड फॉर रशियन वर्कर्स? बिकॉज मैम प्राइस ज्यादा बढ़ गए थे, वो काम जो था उसका उनको सही पैसा नहीं मिलता था, और उनको जितना काम कराया जाता था उतना पैसा मिल जाता, तो मे बी वो लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करते और वो अच्छे से पैसा कमाते, बट जितना वो लोग काम करते थे उनको उतना पैसा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से दे हैड टू सफर अ लॉट। इसलिए उन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन किया था फादर गिपोन की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर? ये तीनों लोग एक टीम में थे, है ना, ये तीनों लोग एक टीम में थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में हार भी गए थे। टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया तीनों हारे थे, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन तीनों जीत गए थे। चलो, नाउ विल ट्राई टू डू सम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना, थोड़े से हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से बोलो। हु कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस? सो कौन 18th सेंचुरी फ्रांस में सारी पावर को कंट्रोल कर रहा था बच्चा? दैट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च कंट्रोल द इकोनॉमिक सोशल पावर्स इन फ्रांस बिफोर द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इंडियंस का नाम बता दो जो सिग्निफिकेंस अपना बहुत ज्यादा, जो कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट वाज राजा राममोहन रॉय एंड हेनरी डेरेजियो, जिन्होंने काफी सिग्निफिकेंस रोल हमारे इस वाले पार्ट में प्ले किया है। चलो बोलो, what were the varied responses in Europe about transformation of society? कुछ लोग चेंज चाहते थे, कुछ लोग बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे, तो there was a lots of mixed responses. There were some who accepted that some changes were necessary but wished to have a gradual shift, while others wanted radical restructuring of the society. Can we write this as our answer? Absolutely yes. तो इसमें बोला है कि कुछ लोग तो बिल्कुल चेंज चाहते थे, है ना, कुछ चाहते थे नहीं नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, और कुछ तो बिल्कुल चेंज चाहते थे, रैडिकल, रैडिकल मतलब कंप्लीट चेंज कर दो सोसाइटी में। मेंशन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फेवर्ड बाय द लिबरल्स। लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं थे, ऑलवेज रिमेंबर, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, नो ब्रेनर। दे इंसिस्टेड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. ठीक है, next question है, how can you say that liberals were not democrats? high order thinking question है ये, क्या लगता है आपको?
The liberals were not Democrats because they did not believe in universal or franchisee, and they felt that only men of property should have a right to vote. They were against voting rights to women because वो सबके लिए डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे. They wanted democracy for a certain group of people only. ठीक है, चलो. Mention one significant view of radicals. एक ऐसी चीज जो radical चाहते थे. बच्चा radicals क्या चाहते थे? Radicals wanted a nation in which the government was actually based on the majority of a country's population. करेक्ट बात है. Radicals एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पर जो कंट्री बने वो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन पे बने. ठीक है, चलो. When did conservative become receptive to the need of change? After the French Revolution. After the French Revolution, they were ready for some kind of change. They were receptive. Receptive in the sense they were ready to receive, but not entirely. पूरा तो change भी नहीं करने चाहते थे वो लोग. थोड़ा थोड़ा change was like they were happy with little changes. Next we have which group of ideology was against any kind of political or social change earlier in the 18th century? बोलो. The conservative in the early 18th century were actually against any kind of political and social change. ठीक है, तो ये तो कोई भी कर लेता. जो इंसान कोई चेंज नहीं चाहता था, those were only radicals. Next up we have what were the ideas of conservative regarding social change in the 19th century. The conservative believe कि some changes are necessary but they have to be slow, और slow के जगह gradual भी लिखोगे चलेगा. ठीक है, gradual और slow जो भी एग्जाम में याद आ जाए. ठीक है, ग्रेजुअल होना चाहिए चेंज, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट अप वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है लिबरल्स और नॉट डेमोक्रेट एक्सप्लेन. मतलब थोड़ा देख के करना पड़ेगा. The liberals could not be called Democrats because even though they were argued for a representative, elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials, did not believe in universal adult franchising and also did not want voting rights for women. They felt right to vote should only be given to propertied men. समझ में आया सारी चीजें क्या हो रहा है पूरी स्टोरी में? वेरी गुड एवरीवन. Now we'll see बहुत सुंदर क्वेश्चन. Describe the view of radicals. Just read it out and then I'll explain. The following were the views of radicals. Radicals चाहते थे majority of population government बनाए. They supported women suffragette movement यानी कि voting rights for everyone. And उनको लगता था कि जो great लैंड ओनर्स है, वेल्दी फैक्टर्स है, उसको वो प्रिविलेज को अपोज करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेवर करते थे, लेकिन कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी का, उसको डेफिनेटली अवॉइड करते थे. ठीक है, चलो. सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ो एंड यू विल ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. So when we'll see this part, viewpoint of conservative. In the beginning of 18th century, they were opposed to any change, any idea of change. Later in the 19th century, उनको लगा कि नहीं नहीं थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा वरना लोग हमें बिल्कुल भगा देंगे. At the same time, they believe कि जो भी past है, जो भी past है उसको हमें respect करना चाहिए और change to be brought about through a slow process or a gradual process. Always remember, you can either choose to write slow and either you could choose to write gradual. Both are the same thing only, but obviously जो भी आपको उस टाइम याद आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. How should society according to liberals and radicals develop? मतलब उनको छोड़ दो कंजर्वेटिव को, दोनों को ओपिनियन साथ में लिखने पड़ेंगे.
Now we'll see the conservative had a following viewpoint. In the beginning of 18th century, they were opposed to the idea of change. ठीक है, सेम नहीं, ये गलत आंसर लिखा है, ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, वो गलत क्वेश्चन है, ये करो, गलत आंसर था इससे पिछले वाले का। बच्चा ये करते हैं, व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्स थ्योरी? कार्ल मार्क्स का थ्योरी मार्क्स थ्योरी होता है। मार्क्स बोलता था अगर वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो हमें प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वर्कर्स को कैपिटलिज्म ओवरथ्रो करना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना पड़ेगा, वर्कर्स को एक ऐसी रैडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर सारी प्रॉपर्टी सोसाइटी स्टेट कंट्रोल करेगी और वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जो नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर है। मतलब सबके पास इक्वल होनी चाहिए चीजें, किसी के पास कम ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, सबको सब कुछ उनके जो भी वो लोग काम करते हैं उसके हिसाब से मिलना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स। बच्चा वर्कर्स कैसे डिवाइडेड थे पूरी दुनिया में? द वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप इन रशियन फॉलोइंग वेज। ठीक है, सम वर्कर्स वर क्लोजली लिंक्ड टू देयर विलेज, अदर जो है सिटीज में रह रहे थे। द डिविजन अमंग वर्कर्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दे पोसेस्ड। मेटल वर्कर्स थोड़ा हाई लेवल के होते थे तो अपने आप को थोड़ा टॉपर समझते थे। अदर अपार्ट फ्रॉम मेल्स विमेन ऑल्सो जो हैं, क्योंकि वो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्किंग फोर्स, तो उनको कम पैसा मिलता था मेल काउंटर पार्ट से। सो वर्कर्स काफी ज्यादा डिवाइडेड थे अलग अलग सोसाइटल ग्रुप्स में, कि कुछ अपने आप को सिटीज का ही समझते थे, कुछ गांव से आके वहां पर रहने लगे थे, पेशेंट्स थे उनके पेरेंट्स विलेजेस से आके, कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे, इवन उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होता था, स्किल्ड बेस पे दे यूज्ड टू ड्रेस देयर सेल्स, तो दे वर प्रिटी डिफरेंट, है ना। वो थोड़ी थोड़ी सी चीजें बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से बहुत सारे वेज में हम लोगों को अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव सम लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए। सो वील जस्ट ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा सा हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू डू दिस। चलो आप लोग इसको एक बार रीड आउट करो, देन आई विल एक्सप्लेन। What changes actually that was brought by industrialization? The following changes जो industrialization लेके आया था बच्चा, the society saw profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrial regions developed and railways expanded. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैन वेमेन सब बच्चों को फैक्ट्री तक ले आया था, वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा लॉन्ग एंड वेजेस कम। ड्यूरिंग द टाइम लो डिमांड एम्प्लॉयमेंट काफी कॉमन थी। एज द टाउन्स ग्रू रैपिडली प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन एक्चुअली इमर्ज्ड। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग दैट यू वर सपोज्ड टू राइट इन दिस वन। Second, we have what solution did radicals and liberals find to the problem of the Indian society? क्या करना है, क्या हम लोगों को, दो लोगों ने सोल्यूशन निकाला था, बोलो क्या सोल्यूशन निकाला था? व्हाट डू यू थिंक? द फॉलोइंग सोल्यूशन वर एक्चुअली फाउंड बाय द रेडिकल्स। उन्होंने बोला था कि जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उनको सेम चीजें वो डिजर्व करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक अच्छा एजुकेटेड एनवायरनमेंट, उनको जो प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसी एंजॉय करे थे वो खत्म करना था। वो इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज की बात कर रहे थे कि जो जितना काम करे उसको उतना तो मिलना चाहिए। They thought of freedom of individual, that poor labor and capital could operate freely, they could develop the society, and it was also thought कि government भी जो है revolution के through हटाई जा सके, so that they somebody will come and talk about them. Question number third. Explain how a society according to socialist can operate without property. बोलो socialist क्या कहते थे, बिना property के कैसे काम होगा? Cooperation से, exactly. As you can see from this particular answer, सोशलिस्ट के पास डिफरेंट विजन था फ्यूचर का, जिसमें रॉबर्ट ओवन जो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू हार्मनी नाम से बनाई भी थी यूएस में। उन्होंने बोला था कि देखो जरूरी नहीं है कि
एक इंडिविजुअल सब कुछ कर सके, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे ना तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वी डोंट नॉट वांट कैपिटलिस्ट फॉर दैट। और ये सेम व्यू पॉइंट लियो ब्लैंक जो फ्रांस के थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत है जो एक साथ में मिलकर काम करे और प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंगली जो भी मेंबर जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लें। करेक्ट बात है, ये तो पूरा पोर्शन हमने कवर किया है। वेरी गुड एवरीवन। चलो उसके बाद थोड़ा कार्ल मार्क्स और फ्राइडराइज एंगल का भी अच्छा यही था। उन्होंने बोला कि कैपिटलिस्ट जो हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स के वजह से हो रहा है, तो उनको भी उतना अपना जो है मिलना चाहिए, लेकिन उनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। सो कंट्रोल ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन अगर वर्कर्स अपने साथ रखें तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। लेकिन द वर्कर्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकल सोशल सोसाइटी जब प्रॉपर्टी उनके पास पूरी तरीके से वो कंट्रोल कर सकें और वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। तो पीपल हैड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लियो ब्लैंक हैड एंड रॉबर्ट ओवन हैड द सेम, फ्रेडरिक एंगल एंड मार्क्स हैड सेम, है ना। तो ये सारी चीजें बच्चा। देन आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक्चुअली में सेकंड लास्ट है। व्हाट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन यूरोप इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। द फॉलोइंग डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन यूरोप इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनाया था, हमने पढ़ा। वर्कर्स एसोसिएशन बना रहे थे, बहुत ज्यादा लोग आपस में फंड भी इकट्ठा कर लेते, तो जो हमने जो चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। वर्कर्स ने राइट टू वोट, वर्किंग आवर्स में रिडक्शन मांगा। बहुत सारे यूरोप में एसोसिएशंस बनने लग गई थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की, और इवन लेबर पार्टी ब्रिटेन एंड फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी ने काफी ज्यादा अपना एक रोल प्ले भी किया है। सो बहुत सारे फॉर्म्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लोग फंड्स बना रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, अलग अलग टाइप से लोग रिएक्ट कर रहे थे और सब चीजें बेटर बना रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स प्रीसीडिंग द 1905 रेवोल्यूशन इन रशिया। तो 1904 में पर्टिकुलरली बैड हार्वेस्ट की वजह से वर्कर्स का लाइफ बड़ा परेशान थे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और वो अब परेशान थे। उन्होंने अपनी मेंबरशिप बनानी शुरू करी, वो अब इंडस्ट्रियल एक्शन लेना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारे जो भी जहाँ पर वो काम करते थे उसको भी एक एज अ ऑप्शन कंसिडर किया। मास स्ट्राइक्स करे हैं, लॉन्ग आवर्स जो उनसे काम कराया जाता था, और फादर गेपॉन ने उनको हेल्प भी किया था। विंटर पैलेस पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस पर अटैक किया था। हाँ वो बात अलग है कि पुलिस ने ऊपर उल्टा अटैक कर दिया था जिसको हम ब्लडी संडे कहते हैं, बट इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, स्टूडेंट, कंट्री के लोग, सब लोगों ने अपनी सारी चीजें बोली, बहुत सारे यूनियंस भी बनाए अलग अलग मिडिल क्लास ने, फिर उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी डिमांड किया। सो ये सारी चीजें इवेंचुअली इन टोटलिटी सारी चीजें करती हैं बच्चा। और अगर आपको ये वाले सेशन की जो हमने आज पूरा कवर किया, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक किधर मिलेगा, लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक होगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा होगा टेलीग्राम लिंक फॉर क्लास 9। आप उस पर क्लिक करो, इट विल टेक यू टू टेलीग्राम। अगर आपके फोन में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से या जो भी आपके फोन में ऐप स्टोर होता है उससे जाके डाउनलोड कर लेना, एंड वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। आपके जो भी स्टडी मटेरियल है, नोट्स, एनी गाइडेंस, दैट इज अवेलेबल। एंड ऑल्सो यू मस्ट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर आपको एक इंटरैक्टिव माहौल मिलता रहता है। आपके सारे बाकी टीचर्स भी वहाँ पर अपना लाइव आते रहते हैं एंड आप लोगों से बहुत ज़्यादा फनी मीम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। सो यू मस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और आज के क्लास में हमें इतना ही कवर करना था। आज के क्लास में हमने किस तरीके से एक बार चैप्टर को थोड़ा समझने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश तो करी है, लेकिन बच्चा ये अगर आप इतना कर लोगे तो यू विल बी गुड टू गो, बट आपको एक बार चैप्टर ध्यान से बैठ के पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, बिकॉज चैप्टर सच में बहुत बड़ा है। बट इमेजिन करो कि ये चैप्टर इतना बड़ा होने के बाद भी लिमिटेड ही आता है। देयर इज अ फिक्स थिंग, ये आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए बाकी वीडियोस के लिए यू हैव टू बी देयर ऑन द चैनल। आप लोग सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली देखो, पढ़ो, और बाकी हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। लाइव क्लासेस होती हैं ऑलमोस्ट डेली सभी सब्जेक्ट की, तो यू मस्ट चेक देम आउट एज वेल। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं अगली क्लास में और सारे क्वेश्चंस के साथ, और बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा कंटेंट। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।